हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BCOC 132 दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाने हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आप लोग एटलीस्ट पास होने की गारंटी तो मेरे से ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी है, आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, तो आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो क्योंकि पेपर इन्हीं सब में से आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीचर्स। देखो, अब एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीचर्स। अब इसमें से क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स पे भी आ सकता है कि वो आपको कहेंगे कि आप ये वाली फॉर्म समझा दो, इसके फीचर्स बता दो, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया, थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अगर मैं आप लोग को सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बिना यहाँ पे कोई डेफिनेशन बताए, तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बिजनेस को किस लीगल फॉर्म में इस्टेब्लिश, ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। यानी कि क्या बिजनेस कहाँ पे इस्टेब्लिश बनाया गया है, कौन उसका ओनर है, कैसे उसको मैनेज करा जा रहा है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, इस सब को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्टार्टिंग की एक चीज से लेकर एंड तक का, ठीक है। जैसे अगर कोई आदमी अकेला बिजनेस चलाता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें हजारों शेयर होल्डर्स हैं तो स्ट्रक्चर और अलग होता है, ठीक है। बिजनेस शुरू करते वक्त ना ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर चीज इस पे डिपेंड होती है। कैपिटल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट, रिस्क कितना होगा इस बिजनेस में, कंट्रोल कौन करेगा डिसीजंस को, लाइबिलिटी कितनी होगी, अगर बाई चांस लॉस होता है तो किस किस के सिर पे आएगा, ठीक है। बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा, तो ये सब। अब अगर हम इसमें फॉर्म्स देखें तो सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, ये सबसे पुराना फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब बिजनेस का मालिक सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और वही उसे मैनेज करता है तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल का मतलब ही होता है सिंगल, ओके। सोल सिंगल दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं तो इससे आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी आप समझो और एग्जाम्पल पेपर में लिख कर भी आना। ऑलराइट, आपके एरिया की कोई किराने की शॉप है। अब एक ही बंदा वो पूरे किराने की शॉप का मालिक है तो वो हो गया। कोई फोटोकॉपी वाली शॉप है, उसका एक ही ओनर है, वो हो गया। कोई कोचिंग सेंटर है, उसमें एक ही सर है जिनका वो पूरा कोचिंग सेंटर है, तो वो हो गया, ठीक है। तो इनमें यूजुअली एक ही ओनर होता है। फीचर्स आप कैसे याद रखोगे, देखो, एक तो सबसे पहली बात वही कि एक ही ओनर है, ठीक है। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बिजनेस पर लोन या डेप्ट आ जाता है और बिजनेस की प्रॉपर्टी से पेमेंट नहीं होती तो ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते हैं। वो अगर उसने लोन ले रखा है, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, कोई सर है उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला, नहीं कर पा रहे, तो उनका जो घर है वो भी जब्त करा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और ओनर को अलग नहीं माना जाता, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। बहुत इजी होता है स्टार्ट करने में, लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल होता है, सारे डिसीजन जो है ओनर अकेला लेता है इसमें, ठीक है। यही कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्मॉल बिजनेस जैसे कि आपकी रिटेल शॉप, ब्यूटी सैलून, ये सब इसमें आते हैं, ओके। तो सिंपल याद रखना, एक ओनर है, फुल कंट्रोल है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ऑलराइट, फिर आपका आता है, देखो, पार्टनरशिप। नाम से पता लग रहा है पार्टनर, है ना। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ऑपरेट करता है। ये एक्ट निकाला था जिसमें इस चीज को लीगल माना गया था कि आप अपने बिजनेस में एक या एक से ज्यादा पार्टनर रख सकते हो, है ना। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो जितनी भी लॉ फॉर्म्स होती हैं, सीए फॉर्म होती हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म्स होती हैं, इनमें बेसिकली यही होता है, ठीक है। इसके फीचर्स देखें तो देखो, मिनिमम दो लोग तो इसमें होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होता है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों पार्टनर्स में बटेगा, लॉस होगा तो वो भी बटेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें भी होती है। अगर बिजनेस का डेप्ट है तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे दोनों, ठीक है।
इसमें पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसमें राइट्स, ड्यूटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब कुछ मेंशन होता है दोनों पार्टनर्स के बीच। ओके, म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पार्टनरशिप ट्रस्ट पर चलती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आपको याद रखने की जरूरत है इसमें। ओके, अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म पे, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज होगी, उसको हम इसमें जॉइंट, जिसके शेयर्स बहुत सारे होते हैं ना, एक तरह वो लगा लो, ठीक है। अगर आप इसके फीचर्स देखो तो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और शेयर होल्डर्स जो है अलग होते हैं, बहुत ही अलग चीज है। देखो, कंपनी का एक ओनर कोई अलग होएगा और शेयर होल्डर्स के अलग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरा पूरा लॉस वो नहीं कवर करते हैं, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी मेंबर्स के मरने या रिटायर होने से बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है, कोई ना कोई सक्सेसर होता है कंपनी में, ठीक है। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं किसी को भी। मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी जो है मैनेज करते हैं, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि मेंबर्स की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है कंपनी, ठीक है। यानी कि एक सर्विस काम होता है इस कंपनी का, ना कि प्रॉफिट कमाना। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स होती हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स होती हैं और हाउसिंग होती हैं, क्रेडिट जो देती हैं दुनिया को, वो सब होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, कोई भी एलिजिबल पर्सन ज्वाइन कर सकता है इसको। दूसरा, वन मेंबर वन वोट, यानी कि चाहे किसी के पास ज्यादा शेयर हो या कम हो, वोट सबका इक्वल माना जाता है इसमें, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका सर्विस होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मेंबर्स को यहाँ पे इक्वल बेनिफिट मिलते हैं सबको, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ये रजिस्टर होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 1912 का ये एक्ट है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है वन पर्सन कंपनी, दैट इज ओपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका पर्पस था इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को कंपनी के बेनिफिट देना, जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं एक अपने दम पे, ठीक है। तो इसके फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है, सिंगल, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती इसमें कोई भी। लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है इसमें भी। नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है कि अगर कुछ भी होता है तो इस पे, जैसे मैं मर गया तो कौन मेरा डेप्ट भरेगा, तो ये बंदा, ठीक है, ऐसा ध्यान रखोगे। सिंगल ओनर, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उसके पर्सनल जो भी हैं उन पे कुछ नहीं होएगा, और सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके। फिर आती है आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज। इन्हें गवर्नमेंट कंपनीज भी कहते हैं हम लोग। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ओनरशिप और कंट्रोल में होती है, और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मेन एम जो होता है पब्लिक वेलफेयर, दुनिया की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है। इसके फीचर्स देखिए तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है इसका, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में बनी होती है ये। जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन पर काम करती हैं। बेसिकली इसमें आपका सारी सैचुरेटेड कॉर्पोरेशन, जैसे कि आप बड़ी बड़ी लगा लो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो सब इसमें आते हैं, ओके। इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। हर एक फॉर्म को ध्यान से पढ़ना, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, दो फॉर्म्स को कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज प्लानिंग? एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ओके, देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है। प्लानिंग बहुत आसान है, अगर तुम जनरली भी पूछो किसी से प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो वही उसी चीज को हम प्लानिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बिजनेस की नॉलेज से देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखो क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली, कि अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो या एग्जाम्पल दे देंगे बिजनेस का, तो आपको उसके हिसाब से भी इसका आंसर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, और एग्जाम्पल एग्जाम में लिख कर भी आना, ऑलराइट। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप क्या क्या डिसाइड करोगे? आप पहले डिसाइड करोगे ना कि कैसे जाओगे, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस दिन जाओगे, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ रुकोगे। ये सब सोचना और पहले से डिसाइड करना ही प्लानिंग है।
किसी चीज को करने के लिए जो दिमाग में आप सारी चीजें सोचते हो ना, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट के हम लोग कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो प्लानिंग का मतलब है पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, सब कुछ। सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना एक बिजनेस से शुरू करने से पहले, वही सब प्लानिंग में आते हैं। ओके, सिंपली आप अगर एक कोट लिखना चाहो प्लानिंग के साथ, तो आप लिख सकते हो थिंक बिफोर यू एक्ट। ऑलराइट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले 10 चीजें सोचते हो, जो चीजें आप सोचते हो उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। सिंपल, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर फ्यूचर के गोल्स डिसाइड करता है और उन गोल्स को अचीव करने का बेस्ट मेथड चूज करता है। ओके, यानी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, ये सब प्लानिंग बताती है। ठीक है, इसलिए प्लानिंग को मैनेजमेंट का रोड मैप भी कहा जाता है कि आप सारा कुछ डिसाइड करो बेसिक से एंड तक। ओके, देखो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर प्लानिंग ना हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे एम्प्लॉय रखने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज कितने काम आएंगे, कितना टाइम लगेगा, गोल्स कैसे अचीव होंगे। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए प्लानिंग जरूरी होती है। ठीक है, नेचर ऑफ प्लानिंग बहुत ईजी है। इसमें आप मुश्किल 5 पॉइंट लिखोगे काफी रहेगा। ठीक है, सारे नहीं लिखने, 5। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। हर प्लान के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर कंपनी का गोल सेल्स इंक्रीज करना है तो प्लानिंग भी उसी गोल के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो उसी हिसाब से अगर आपका प्लान है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, अगर आपका प्लान है आपको 2 महीने में सेल्स इंक्रीज करनी है, तो आप प्लानिंग भी उसी हिसाब से करोगे। राइट, तो गोल ओरिएंटेड होती है। फिर होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आते हैं। ठीक है, इसलिए प्लानिंग को फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ऑलराइट, फिर आता है आपका परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का मतलब होता है हर जगह। देखो प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजर्स नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर प्लानिंग होती है। टॉप लेवल पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट अपनी अपनी प्लानिंग करता है, लोअर लेवल पे डेली काम कैसे होएगा, टीम लीडर्स वगैरह, हर चीज में प्लानिंग आती है। ओके, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। प्लानिंग एक बार करके खत्म नहीं हो जाती। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए मार्केट में कंपनीज आती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। ओके, इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव्स। देखो मैनेजर के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, प्लानिंग का काम है बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। जैसे कि आप समझ लो, एडवर्टाइजमेंट टीवी पर कहाँ करें, सोशल मीडिया पर करें, हम लोग न्यूज़पेपर में करें, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लानिंग से आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ करनी है। तो मैनेजर सारे ऑप्शन कंपेयर करके बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करता है। ओके, यही होते हैं हमारे नेचर ऑफ प्लानिंग। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पर। ओके, नेचर के बाद लिखने बहुत जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो ये होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। देखो कोई भी अच्छी प्लानिंग करोगे तो आप गेस वर्क पे नहीं करोगे कि अच्छा हम इतनी सेल कर लेंगे तो चलो इतना तो हो ही जाएगा प्रॉफिट। नहीं, आप सारे फैक्ट, सारी पिछली सेल्स देखकर सब कुछ प्लान करते हो। ठीक है, मार्केट रिसर्च करके, सेल्स रिपोर्ट देख के, ये सब। फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग में दिमाग लगाना पड़ता है, मैनेजर को एनालाइज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, रिस्क क्या है। इसलिए प्लानिंग एक दिमाग वाला काम है। ओके, फ्लेक्सिबल इन नेचर। गुड प्लानिंग रिजिड नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। अगर मार्केट सडनली चेंज हो रही है, कुछ भी इकोनॉमिक आप समझ लो रिग्रेशन आ गया, कुछ भी हो गया, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग चेंज कर सकते हो। ओके, फिर आती है इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना। मैनेजर फ्यूचर डिमांड, मार्केट ट्रेंड, हर चीज को देख के प्रिडिक्शन लगा के अपनी प्लानिंग करते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट के प्लान एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप समझ लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ और ही सोच रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। नहीं, सबके प्लान एक दूसरे के साथ होने चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंस हमने देख ली थी इसकी, क्या होता है। देखो डायरेक्शन मिलती है, अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बहुत तरह की आपकी इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग की। ओके, अब इसमें आ जाते हैं। देखो टाइप्स ऑफ प्लान इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाती है। ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, स्ट्रैटेजीज पे, पॉलिसीज पे, प्रोसीजर्स पे।
सबके लिए अलग अलग प्लान बनते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखोगे। इजी है, प्लानिंग का मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब आ जाएगा। नेचर ऑफ प्लानिंग के आपको 5 पॉइंट्स याद रखने, कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट्स, एंड दैट इज इट। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, हमने प्लानिंग में तो हम सारे अल्टरनेटिव्स भी देखते हैं ना, सब कुछ देखते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम एक डिसीजन लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला बहुत बार पूछा भी गया है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग क्या है, कैसा डिफरेंस है और क्यों इन्हें बोला जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, आगे के लिए सोचना, है ना। लेकिन डिसीजन मेकिंग का मतलब है अभी जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो समझो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप डिसाइड करते हो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं, किस स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करनी है, तो ये सब प्लानिंग है। आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, यूट्यूब वीडियोस देखनी है। तो इनमें से आप जो भी एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हो अपना एक गोल कंप्लीट करने के लिए ना, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ओके, ये होता है इंपॉर्टेंट चीज। अब इन दोनों को सेम, इसको बोला क्यों जाता है कि ये सेम कॉइन पे आते हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। देखो, प्लानिंग और डिसीजन को हम सेम कॉइन की दो साइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लानिंग बिना डिसीजन के पॉसिबल नहीं है और डिसीजन बिना प्लानिंग के। देखो, आप कुछ भी चीज प्लान करते हो तो आप डिसाइड करोगे ना, चल अब मैं इसमें से एक चीज करूंगा, राइट। और अगर आप प्लानिंग करके से छोड़ दोगे और डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसीलिए ये दोनों दो साइड्स हैं सेम कॉइन की। ठीक है, दोनों चीजें जो हैं गोल ओरिएंटेड होती हैं, कुछ ना कुछ पूरा करने के लिए होती हैं, है ना। प्लानिंग से आप गोल सेट करते हो और डिसीजन मेकिंग से उस गोल को अचीव करते हो। ऑलराइट, फिर आता है बोथ आर फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है और डिसीजन मेकिंग भी फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है। ऑलराइट, इंटेलेक्चुअल दिमाग लगता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो ये सब इसमें आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़ी थी चीजें वही सब प्लानिंग में जो पढ़ी थी। ठीक है, अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। काफी बार पेपर में पूछा जाता है। इसके 7 स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज सॉल्व कर रहे हो तो आप डिसीजन कैसे लोगे, है ना। अब आप पहले सोचते हो कि कल मेरा पेपर है तो मुझे आज पढ़ना है। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम हुई। एनालाइज करते हो आप प्रॉब्लम को, ठीक है, यानी कि सोचते हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये वो सब कुछ। ठीक है, ऑल्टरनेटिव आप सोचते हो कि कैसे पढ़ना है, नोट से, बुक से, यूट्यूब वीडियो से, ये सब। ठीक है, इवेल्युएट करते हो किससे पढ़ने में मेरे को ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो कि चलो मेरे को यूट्यूब वीडियो से ज्यादा समझ आ रहा है तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। फिर आप पढ़ना शुरू करते हो और देखते हो कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, आप पढ़ पा रहे हो और फिर आप अपना एग्जाम देने जाते हो। सिंपल, बहुत इजी था। इसी चीज को बिजनेस में लगा के आंसर लिख देना, पक्का पेपर में आएगा। 7 स्टेप वाला डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पेपर में बहुत बार आता है। आपको बिजनेस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑलराइट, अभी इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। जितना ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। बाकी अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा और आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। दिस पीडीएफ इज नॉट फॉर फ्री, आपको ये परचेज करना पड़ेगा। इसमें 14 शॉर्ट नोट्स हैं और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पीडीएफ कर जाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।